हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र महरिया, नर्सिंग ऑफिसर, आरएमएल हॉस्पिटल, नई दिल्ली। तो देखिए दोस्तों, अपन इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो एनक्लेक्स की सॉन्डर्स वाली बुक है जो एनक्लेक्स सॉन्डर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है ना, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे यूनिट बाय यूनिट। तो देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 22 यूनिट है और इसमें टोटल चैप्टर है 79 है ना। तो अपन सबको डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे है ना। मेरा वीडियो बनाने का ये टारगेट है जिससे फ़ॉरेन के लिए यदि अपन तैयारी करते हैं उसमें भी ये हेल्पफुल होती है, और जो नॉर्थ सेट के लिए तैयारी करते हैं या स्टेट के लिए एग्जामिनेशन के लिए कोई तैयारी करते हैं उसमें भी हेल्पफुल होती है ना। तो इसमें सबसे पहली यूनिट है, अपनी फर्स्ट यूनिट है एनक्लेक्स RN एग्जामिनेशन। सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। इसमें पूरा दिया हुआ है कि भाई एनक्लेक्स वाली एग्ज़ाम होती है जो नेशनल काउंसिल ऑफ लाइसेंसर एग्जामिनेशन, RN मीन्स रजिस्टर्ड नर्स, उसके लिए जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी स्टेप यूज़ करनी चाहिए, पिरामिड टू सक्सेस है, इसमें एग्जामिनेशन प्रोसेस है, कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग है, डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट प्लान है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन एनक्लेक्स का जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए लगभग $200 है, वो इसकी फ़ीस लगती है। और उसकी कंप्लीट डिटेल होती है जो NCSBN नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग की वेबसाइट पे अपन को इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन स्टार्टिंग में डिस्कशन करते हैं कि एनक्लेक्स RN एग्ज़ाम है क्या, और अपन को इसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, अप्लाई कैसे करना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी स्टेप यूज़ करनी चाहिए। तो अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ते हैं, एनक्लेक्स RN एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं है ना फर्स्ट यूनिट में। तो पहला चैप्टर है अपना द एनक्लेक्स RN एग्जामिनेशन। तो एनक्लेक्स RN एग्जामिनेशन, इसमें पिरामिड टू सक्सेस है। देखिए सबसे पहले इसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पिरामिड टू सक्सेस है ना। तो इसमें देखते हैं, एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लैक कलर का ले लेता हूँ ताकि इसमें इजीली हो। दी पिरामिड टू सक्सेस, वेलकम टू दी पिरामिड टू सक्सेस, सॉन्डर्स कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू फॉर द एनक्लेक्स RN एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो ये जो बुक है सॉन्डर्स की, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। उसके अलावा इसमें जो मेन बात ये है, जो पूरी बुक में जो कलर कोड वाले हैं, जैसे रेड है, ग्रीन है, उनको अपन को अच्छे से पढ़ना है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले, सॉन्डर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू फॉर द एनक्लेक्स RN एग्जामिनेशन इज स्पेशली डिजाइन टू हेल्प यू begin your successful journey to the peak of the pyramid becoming a registered nurse। मतलब ये पिरामिड का काम करेगी ये पूरी बुक, रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए USA के लिए। ठीक है, और यदि अपन यहाँ के लिए नॉर्थ सेट या और कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जगह के लिए हेल्पफुल है। एज यू बिगिन योर जर्नी यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द NCLEX RN examination and the process of testing, and to the unique and special tips regarding how to prepare yourself for this important examination। मतलब टिप्स है अपन को पूरी, और प्रोसेस है टेस्टिंग की, उसके बारे में अपन को पूरा कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यू विल रीड व्हाट ए नर्सिंग ग्रेजुएट हु रिसेंटली पास्ड द NCLEX RN एग्जामिनेशन हैज़ टू से अबाउट द टेस्ट। मतलब अपन को जिसने रिसेंटली दिया उससे मिलना चाहिए, तो बात करनी चाहिए कि भाई कैसे क्या करना है। इंपॉर्टेंट टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी आर डिटेल्ड, दीज डिटेल विल गाइड यू इन सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन और असिस्ट यू इन सेलेक्टिंग एन आंसर टू ए क्वेश्चन एट विच यू मस्ट गेस। तो इसमें देखो, जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी है उनको अपन को डिटेल से पढ़ना है। मतलब स्ट्रेटजी का पता चल गया तो अपन मेन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं कि भाई कैसे इसमें एनक्लेक्स वाली एग्जामिनेशन होती है और उसमें क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, इसको पहले मैं हॉटस्पॉट मोड पे कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं अपन ईच यूनिट। यहाँ पे देखिए, ब्लैक कलर क्यों नहीं आ रहा, वाइट कैसे आ रहा आज पता नहीं। यहाँ पे देखिए, ईच यूनिट इन दिस बुक बिगिन विद द पिरामिड टू सक्सेस।
द पिरामिड टू सक्सेस एड्रेस स्पेसिफिक पॉइंट टू रिलेटेड एनक्लेक्स, मतलब पिरामिड है पूरी बुक में, कलर कोड है, उसके अकॉर्डिंग अपन को उन पे ज़्यादा फोकस करके अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए थ्रू आउट ईच चैप्टर यू विल फाउंड पिरामिड पॉइंट बुलेट्स दैट आइडेंटिफाई एरिया मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड और द एनक्लेक्स आर एन एग्जामिनेशन, मतलब उसके बाद में बुलेटिन दी हुई है, छोटे छोटे एक एक लाइन में पॉइंट दिए हुए, उनको अच्छे से पढ़ना है अपन को। रीड ईच चैप्टर एंड आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड एरिया दैट आर नीड फॉर फर्दर रिव्यू, मतलब अपन को अच्छे से पूरी बुक को पढ़नी है, उसके बाद में देखना है अपन का वीक पॉइंट कौन सा है, उसको अपन को बार बार रिवाइज करते रहना। टेस्ट योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज बाय टेकिंग ऑल प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड इन दिस बुक एंड ऑन द अकम्पनाइंग योर साइट, मतलब अपन को जो भी एबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, उसको चेक करना है, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में अपन को अच्छे से रियलाइज़ करना है कि अपना कितना क्या सही हो गया। बी श्योर टू रीड ऑल ऑफ द रेशनल्स एंड टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, मतलब क्वेश्चन के साथ अपन को रेशनल भी देखना है और टेस्ट टेकिंग कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं अपन, उसको देखना है। द रेशनल प्रोवाइड यू विथ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब अपन को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के और आंसर देना है, इसमें यही है। उसके बाद में देखिए एक तो ये हो गई, उसके बाद में सोंडर क्वेश्चन आंसर है, ये बुक भी आती है, ये भी अच्छी बुक है, इसका भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर रिव्यू, इसमें 600 प्रैक्टिस 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको देखना है अपन को और उनकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद में ये आती है बुक, इसमें मतलब पिरामिड, इसमें बुक के बारे में दिया मेनली कौन कौन सी बुक अपन को रेफर करनी है इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद में है हैसी HESI हैसी सोंडर ऑनलाइन रिव्यू फॉर द एनक्लेक्स RN एग्जामिनेशन, इसमें देखिए 2500 क्वेश्चन है, और किस टाइप की क्वेश्चन है इसमें देखिए सेल्फ चेक प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट लेट है, मतलब केस स्टडीज हैं, फिगर एंड इलिस्ट्रेशन है, ग्लोजरीज है, मतलब एक लाइन वाले एक जो पॉइंट होता है उनका क्या मीनिंग होते हैं, एनिमेशन एंड वीडियोज़ है, ये टोटल इसमें 2500 क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी देखने हैं क्यों जो एनक्लिक्स वाली एग्ज़ाम होती है उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में अपन थोड़ा आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जैसे MCQs आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर रेस्पॉन्स क्वेश्चन आते हैं, फिगर क्वेश्चन आते हैं, चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ग्राफिक वाले क्वेश्चन आते हैं, एंड ऑडियो वीडियोज क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में अपन को बहुत सारी बुक रेफर करनी पड़ती है, इसके अलावा भी एनक्लिक्स के अलावा भी अपन को ये सारी बुकें रेफर करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद में ये बुक है, एक बुक कौन सी है, सोंडर स्ट्रेटजीज फॉर टेस्ट सक्सेस पासिंग नर्सिंग स्कूल एंड द एनक्लेक्स एग्जामिनेशन, इसमें भी 1200 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी अपन रेफर कर सकते हैं। इसमें मेनली जो बुक है उनके बारे में दिया हुआ है कि अपन को कौन कौन सी बुक रेफर करनी है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए एनक्लेक्स के लिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों ये है सोंडर्स क्वेश्चन आंसर रिव्यू कार्ड फॉर द एनक्लेक्स, ये कार्ड टाइप के आते हैं, इसमें 1200 क्वेश्चन आते हैं लगभग, ठीक है, 1200। इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, मल्टीपल रेस्पॉन्स, ऑर्डर रेस्पॉन्स, फिगर, चार्ट, ये सब क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद में लास्ट का सोंडर RN एंटरटेनमेंट फॉर द एनक्लेक्स RN एग्ज़ाम, ये RN एंटरटेनमेंट है, इसमें क्लिनिकल सिनेरियो वाले इस बुक में लगभग 800 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं, जिसमें जो सारे हैं जैसे कौन कौन से हैं, टेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग जैसे हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस है, फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी है, साइको सोशल इंटीग्रिटी है, एंड सेफ एंड इफेक्टिव केयर इन्वायरमेंट है, इस टाइप के 800 क्लिनिकल सिनेरियो वाले क्वेश्चन इस बुक में अपन को मिलेंगे, कौन सी में, सोंडर्स RN एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए दोस्तों अपन आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस। हाँ, एग्ज़ाम की क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एग्जामिनेशन प्रोसेस
An important step in this pyramid to success is to become a familiar as possible with the examination process. मतलब अपन को फेमिलियर होना है एग्जामिनेशन प्रोसेस, अच्छे से पता होना चाहिए. कैंडिडेट फेसिंग द चैलेंज ऑफ दिस एग्जामिनेशन कैन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एंजाइटी. मतलब एंजाइटी तो ऑब्वियसली होनी है, अपन को इतनी बड़ी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो. नोइंग वाट द एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट एंड नोइंग वाट यू विल एनकाउंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग विल असिस्ट इन द अलाइवेटिंग फ्यूर एंड एंजाइटी. मतलब अपन को फ्यूर और हल्का सा एंजाइटी तो होता है, लेकिन अलाइवेट उसको मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए अपन को एग्ज़ाम को फेस करना होगा. सारे क्वेश्चन वगैरह उनको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दिस चैप्टर वाज ऑब्टेन फ्रॉम NCSBN वेबसाइट. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है ये यहाँ से बुक में ली है. ठीक है, उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं आगे कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग. मतलब जो एनक्लिक्स वाला एग्ज़ाम होता है CAT कैट बेस्ड होता है. कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है, ये OMR सीट बेस्ड नहीं होता है. कैट स्टैंड फॉर कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग. ये देखिए दोस्तों, कैट स्टैंड फॉर कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग mean that the examination is created as the test taker answer each question. All the test questions are categorized on the basis of test plan structure and the level of difficulty of the question. मतलब इसको इस प्रकार डिजाइन करते हैं कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्ट भी होते हैं, इजी भी होते हैं. इजी यदि अपन अटेम्प्ट कर लेते हैं उसके बाद में डिफ़िकल्ट आते हैं, और डिफ़िकल्ट को अटेम्प्ट कर लेते हैं यदि अपना करेक्ट होता है तो और डिफ़िकल्ट आते हैं. यदि वो नहीं कर पाते हैं तो फिर से कंप्यूटर सेलेक्ट करके अपन को इजी क्वेश्चन देता है. ठीक है, उसके बाद में व्हेन टेकिंग ए कैट वंस एन आंसर इज रिकॉर्डेड ऑल सब्सिक्वेंट क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेड डिपेंड टू एन एक्सटेंड ऑन दिस आंसर सेलेक्टेड फॉर दैट क्वेश्चन. मतलब अपन जो भी आंसर देते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेट जिसने क्वेश्चन डाले हैं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, वो सिलेक्ट करता है कंप्यूटर पे. स्किप भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर हो सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अपन को नॉर्मल सा कंप्यूटर का इसमें ज़्यादा नॉलेज की भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए. और वो जो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देते हैं उसमें ट्यूटोरियल भी अपन को बता देते हैं कि कैसे कैसे अपन को एग्ज़ाम में बैठना है, और कंप्यूटर की हेल्प से, माउस की हेल्प से कैसे अपन को एग्ज़ाम क्लियर करने हैं. ठीक है, ये कोई छोटी सी बात है. उसके बाद में देखिए दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट प्लान. अब डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट प्लान, ये टेस्ट प्लान बनाता है NCSBN, नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग. जो ये NCSBN है ये टेस्ट प्लान को डेवलप करता है. NCSBN नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग ये टेस्ट प्लान डिज़ाइन करता है और हर 3 साल से इसको चेंज करता है, मॉडिफाई करता है. ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों टेस्ट प्लान. अब टेस्ट प्लान कैसे डिज़ाइन करता है NCSBN, उसके बारे में देख लेते हैं. तो ये NCSBN है वो लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी जिसमें 7 चीज़ें आती हैं. नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, थर्ड अप्लाइंग, फोर्थ एनालाइजिंग, फिफ्थ सिंथेसाइजिंग, सिक्स्थ इवैल्यूएटिंग एंड 7 क्रिएटिंग. मतलब अपन को पूरा अपना नॉलेज अंडरस्टैंडिंग समझना है, अप्लाई की जगह अप्लाई करना है, और एनालिसिस की जगह एनालिसिस करना है. ये सब 7 स्टेप यूज करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, जैसे लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी का एक एग्जांपल है ये देख लो पहले. इसमें ये क्वेश्चन है कि द नर्स नोट्स ब्लेंचिंग का मतलब होता है वाइटनेस, कूलनेस एंड इडिमा एट द पेरिफेरल इंट्रावेनस साइट. ऑन दिस बेसिस ऑफ दीज फाइंडिंग द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच एक्शन. 4 ऑप्शन दिए होंगे अपने सामने, एक को अपन को चूज करना है. ठीक है, तो इसमें रिमूव IV साइट, अप्लाई वार्म कंप्रेशन, चेक फॉर ब्लड रिटर्न, मेजर द एरिया ऑफ इनफिल्ट्रेशन. तो इनफिल्ट्रेशन है, यदि IV फ्लूइड चल रहा है और जहाँ कैनुला लग रहा है वहाँ पे वाइटनेस है और वहाँ की जो स्किन है वो कूल हो गई है और एडिमा भी है, मीन्स वहाँ स्वेलिंग आ गई है. तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपन को जो कैनुला है उसको IV फ्लूइड है उसको रिमूव करना चाहिए, ताकि मतलब इनफिल्ट्रेशन हो गया वहाँ पे, मतलब जो फ्लूइड है जा रहा है पेशेंट के वो वेन में न जाके आउटसाइड में जा रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है. ठीक है, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए?
अब रेशनल देखिए, this question requires that you focus on the data in the questions and determine that the client is experiencing an infiltration. Next, you need to consider the harmful effect of infiltration and determine the action implement because infiltration can be damaging the surrounding tissue. Infiltration जो सराउंडिंग टिश्यू है उसको डैमेज कर सकता है, इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, अपन को आईवी को रिमूव करना चाहिए, आईवी साइट को। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, हाँ उसके बाद में क्लाइंट नीड। क्लाइंट नीड की मेन कैटेगरी ये होती है, इसके अकॉर्डिंग ही जो NCSBN है वो क्वेश्चन सारे डिजाइन करता है, और कितना कितना % आता है क्लाइंट नीड के अकॉर्डिंग तो वो देख लीजिए। इसमें सबसे पहले इसमें अपना क्लाइंट की कैटेगरी है और % ऑफ क्वेश्चन है ना। इसमें सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट है सबसे पहले अपना। उसमें 2 टाइप हैं, सब कैटेगरी, 2 सब कैटेगरी है। एक तो मैनेजमेंट ऑफ केयर, मतलब केयर करते समय क्या मैनेजमेंट अपन को यूज करना चाहिए। सेकंड है सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, तो इस मैनेजमेंट ऑफ केयर से रिलेटेड 17 to 23% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड 9 to 15। उसके बाद में हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड 6 to 12 है। साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, साइकोसोशियल इंटीग्रिटी, इससे रिलेटेड 6 to 12%। फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी की 4 सब कैटेगरीज है। इसमें बेसिक केयर एंड कंफर्ट है, फार्माकोलॉजिकल पेरेंटल थेरापीज है, रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। बेसिक केयर एंड कंफर्ट से रिलेटेड 6 to 12, फार्माकोलॉजिकल एंड पेरेंटल थेरापी से रिलेटेड 12 to 18, रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल से रिलेटेड 9 to 15 एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन से रिलेटेड 11 to 17। इस टाइप से ये NCSBN क्वेश्चन है वो डिज़ाइन करता है, और इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट, इसके देख लेते हैं। इसमें सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट कैटेगरी इंक्लूड 2 सब कैटेगरी, जैसे अपने ऊपर देखा था मैनेजमेंट ऑफ केयर एंड सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। मैनेजमेंट ऑफ केयर 17 to 23 एंड सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड 9 to 15% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल है सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट की सब कैटेगरी है मैनेजमेंट ऑफ केयर। द नर्स हैज़ रिसीव्ड द क्लाइंट असाइनमेंट फॉर द डे, विच क्लाइंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। इसमें प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो सबसे पहले अपना ऑप्शन है द क्लाइंट हु नीड टू रिसीव सबक्यूटेनियस इंसुलिन बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट से पहले उसको सबक्यूटेनियस इंसुलिन चलना है। सेकेंड ऑप्शन है अपना द क्लाइंट, सेकेंड ऑप्शन है अपना द क्लाइंट हु हैज नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब अटैच टू इंटरमिटेंट सक्शन। थर्ड ऑप्शन है द क्लाइंट हु इज 2 day पोस्ट ऑपरेटिव एंड इज कंप्लेनिंग ऑफ इन सीजनल पेन, 2 दिन हो गए इन सीजनल पेन हो रहा है। फोर्थ है द क्लाइंट हु हैज ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 mg per डेसीलीटर एंड कंप्लेन ऑफ ब्लड विजन। तो इसमें प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, मतलब ज़्यादा जल्दी अपन को अटेम्प्ट करने की किसको ज़रूरी है, तो इसमें अपन प्रायोरिटी देंगे जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल, फोर्थ ऑप्शन अपना सही है, 50 mg से कम हो गया और ब्लड विजन कंप्लेन कर रहा है। क्यों, वो अल्टर्ड कॉन्शियस में जा रहा है, सेंसोरियम उसका लॉस हो रहा है, इसको अपन प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, क्यों देंगे उसके बारे में देख लो। द क्वेश्चन एड्रेस सब कैटेगरी मैनेजमेंट ऑफ केयर इन द क्लाइंट नीड कैटेगरी सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट। स्ट्रेटेजिक वर्ड इसमें क्या है, फर्स्ट। स्ट्रेटेजिक वर्ड क्या है इसमें, फर्स्ट, मतलब सबसे ज़्यादा अपन को प्रायोरिटी किसको देनी है, क्लाइंट को सबको जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपन को किसको देनी है, मतलब अर्जेंट किसको है। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड सिम्टम रिफ्लेक्टिव ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, दिस क्लाइंट शुड बी असेस्ड फर्स्ट टू दैट ट्रीटमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब इसको ज़्यादा ज़रूरी है। यदि अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपन को किसको पड़ेगी,
जिस हाइपोग्लाइसीमिया में जो क्लाइंट है उसको, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल की। द नर्स सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल की। द नर्स प्रिपेयर टू केयर फॉर ए क्लाइंट ऑन द कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस हु हैज ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन caused by MRSA infection, methicillin resistant Staphylococcus aureus. The client has abdominal wound that require irrigation and has a tracheostomy attached to the mechanical ventilation, which require frequent suctioning that should assemble with necessary protective item. मतलब इसमें मरसा में कौन से प्रोटेक्टिव आइटम अपन को यूज करने चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्लव्स गाउन यूज करनी चाहिए, ग्लव्स एंड फेस शील्ड यूज करनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन है ग्लव्स गाउन एंड फेस शील्ड, फोर्थ ऑप्शन है ग्लव गाउन्स एंड शू प्रोटेक्टर। तो अपन को ग्लव्स गाउन एंड फेस शील्ड यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है। इस वजह से जब अपन उसको बार बार सक्शनिंग करेंगे उसका फ्लूइड अपन से अपनी बॉडी से कांटेक्ट में आ सकता है, तो अपन को अच्छे से कवर करके ही उसकी केयर करनी चाहिए पेशेंट की। देखिए आंसर थर्ड है इसमें। ये कई बार ये क्वेश्चन है, ये नोरसेट में भी बहुत बार पूछा हुआ है, और जो नॉर्मल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। और द क्वेश्चन एड्रेस द सब कैटेगरी सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इन द क्लाइंट नीड, यही है। इसमें देखिए इसमें है स्प्लैशेज और इन्फेक्टिव मटेरियल कैन अकर ड्यूरिंग द स्प्लैशेज, मतलब उसकी जो ड्रॉप्स होती है। इरिगेशन एंड सक्शनिंग ऑफ द ट्रेकोस्टोमी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। स्प्लैशेज से बचने के लिए अपन को ये मेथड यूज, ये जो ग्लव्स गाउन्स एंड फेस शील्ड है ये यूज करनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस की। इसमें अपना इससे रिलेटेड 6 to 12 क्वेश्चन आते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस का। द नर्स इज चूजिंग, ये क्वेश्चन है 1.3 बॉक्स में दिया हुआ है, इसको देख लीजिए बॉक्स 1.3 इसमें। द नर्स इज चूजिंग एज अप्रोप्रिएट टॉयज फॉर ए टोडलर, द बेस्ट चॉइस फॉर दिस, मतलब टोडलर के लिए अपन क्या चॉइस होनी चाहिए। इसके लिए अपन को थोड़ा पता होना चाहिए कि इन्फेंट क्या होता है, टोडलर क्या होता है, प्री स्कूलर, स्कूलर, ये सब स्टेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोडलर अब इन्फेंट से बड़ा होता है और प्री स्कूलर से छोटा होता है, लगभग 1 से 3 साल के बच्चे के लिए कितना कर सकता है, पजल नहीं कर सकता, 5 साल से बड़ा कर सकता है, टॉयज शोल्डर्स भी नहीं कर सकता, लार्ज टेकिंग बोर्ड, एक कार्ड गेम भी नहीं खेल सकता इतना छोटा बच्चा। तो इसमें क्या होता है लास्ट टेकिंग ब्लॉक्स, मतलब ये ब्लॉक्स बना सकता है, एक के ऊपर एक ऐसे करके ब्लॉक्स बना सकता है। तो इसमें देखिए आंसर दिस क्वेश्चन, ये आंसर थर्ड सही है इसमें। दिस क्वेश्चन एड्रेस द क्लाइंट नीड कैटेगरी हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस स्पेसिफिकली रिलेटेड प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टोडलर, नोट स्ट्रेटेजिक बट बेस्ट टोडलर लाइक टू मास्टर एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली सच एज टेकिंग ब्लॉक्स, ये आ गया ना अपने ऑप्शन से। Because toddler do not have to develop mental developmental ability to determine what could be harmful to that are safe need to be provided, उसको इतना आइडिया नहीं होता कौन सा हार्म है कौन सा ठीक है अपने लिए। ए पजल एंड टॉय शोल्डर्स प्रोवाइड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी प्लेस्ड इन द माउथ, छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं माउथ में भी रख सकता है बच्चा, इसलिए छोटे बच्चे को वो सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ए कार्ड गेम लार्ज पिक्चर में भी रिक्वायर कोऑपरेटिव प्ले विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर स्कूल एज, और ये सब कार्ड गेम और लार्ज पिक्चर वाले स्कूल एज के लिए सूटेबल है, इसलिए अपन को स्टैकिंग बोर्ड ऑप्शन थर्ड अपना सही है इसमें। उसके बाद में देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं साइको सोशल इंटीग्रिटी। साइको सोशल इंटीग्रिटी की से रिलेटेड 6 से 12% क्वेश्चन आते हैं, 6 to 12% है ना। और इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए 1.4 बॉक्स में है। A client with coronary artery disease has selected guided imagery to help cope with psychological stress. Which client statement indicate an understanding of this stress reduction measure? मतलब
कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का है गाइडेड इमेजिनरी, अपन को अप्लाई करनी है गाइडेड इमेजिनरी, जिस मतलब कुछ अपन फील करके हैप्पी हो सके, उसको बोलते हैं गाइडेड इमेजिनरी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दिस विल हेल्प ओनली इफ़ आई प्ले म्यूजिक एट द सेम टाइम। सेकेंड ऑप्शन है दिस विल वर्क फॉर मी ओनली इफ़ आई एम अलोन इन द ए क्वाइट एरिया। थर्ड ऑप्शन है आई नीड टू डू दिस ओनली व्हेन आई लाई डाउन इन केस आई फॉल एस्लीप। मतलब ऐसा नहीं है कुछ। द बेस्ट टाइम अबाउट दिस इज़ दैट आई कैन यूज इट एनीवेयर एनी टाइम। तो इसमें अपना 4 ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि अपन इमेजिन कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना ऑप्शन 4 सही हो गया। उसके बाद में फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी। फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी से रिलेटेड अपने क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 चीज़ें बताई थी मैंने, है ना। बेसिक केयर एंड कंफर्ट, है ना, फार्माकोलॉजिकल पेरेंटल थेरेपी, रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। इसके अलग अलग देखिए, सबसे पहले बेसिक केयर एंड कंफर्ट का है 1.5 में, नीचे बॉक्स में। इसमें देखिए ए क्लाइंट विथ पार्किंसन डिजीज डेवलप एकाइनेसिया वाइल एम्बुलेटिंग। जब चल रहे हैं उसको तो एकाइनेसिया मतलब चल नहीं सकता। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फॉल, और गिरने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। विच सजेशन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द क्लाइंट अलाइवेट दिस प्रॉब्लम। कौन सी सजेशन देंगे ये प्रॉब्लम अलाइवेट होगी, कम होगी। यूज व्हील चेयर टू मूव अराउंड। व्हील चेयर में तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। स्टैंड इरेक्ट एंड यूज ए कैन टू एम्बुलेंट। कीप, थर्ड ऑप्शन है कीप द फीट क्लोज टुगेदर वाइल एम्बुलेटिंग, यूज वॉकर। ऐसा भी कुछ करना जरूरी नहीं है। कॉन्शियसली थिंक अबाउट वॉकिंग और इमेजिनरी लाइन ऑन द फ्लोर। हाँ, इसमें ये कर सकते हैं अपन कि कॉन्शियसली अपन को थिंक करना है इमेजिनरी लाइन पे, कि वास्तव में अपन चल रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा बैलेंस बना के बाद में चलना होता है। इसलिए अपना ऑप्शन 4 सही हो गया। और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी एंड पेरेंटल थेरेपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे नीचे, इसमें क्या है, द नर्स मॉनिटर क्लाइंट रिसीव डाइजोक्सिन फॉर विच अर्ली मैनिफेस्टेशन। डिजेक्सिन टॉक्सिसिटी का अर्ली मैनिफेस्टेशन है वो एब्डोमिनल से रिलेटेड है, जैसे एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। तो इसमें अपना सिंपल सा आ गया एनोरेक्सिया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया अपना। देखिए इसमें अर्ली, सबसे पहले अर्ली कौन सा अपना स्ट्रेटेजिक वर्ड है इसमें, अर्ली सबसे पहले साइन सिम्टम इसमें एब्डोमिनल वाले आते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया। ये सब न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी होती है, बट ये अर्ली एंड इंक्लूड हो सकती है, बट ये कन्फर्म सबसे पहले नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया होता है। इसमें जैसे फैटिक, हेडेक, डिप्रेशन, वीकनेस, ड्रोजीनेस, कन्फ्यूजन, नाइटमार्स, फेशियल पेन, पर्सनालिटी चेंज, फोटोफोबिया, डिप्लोपिया, लाइट फ्लैश, हेलोज, ये सब होता है। उसके बाद में देखिए रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल, ये वाला क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल, ये वाला सब कैटेगरीज है अपने फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी की। तो इसमें ए मैग्नेटिक MRI study prescribed for a client with a suspected brain tumor है। The nurse should implement which action to prepare the client for this test। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्टली पूछा हुआ है। सेव द ग्रोइन फॉर इंसर्जन ऑफ ए फेमोरल कैथेटर। रिमूव ऑल मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट। तो अपने को क्वेश्चन से ही थोड़ा आइडिया लगाना किस टाइप का क्वेश्चन है। रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल मतलब रिस्क को कम करना है, तो अपन को मेटल को हटा देंगे सबसे पहले, तो अपना ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद में फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, इसमें है ये देखिए यहाँ पे है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसमें अपना द क्लाइंट रीनल इनसफिशिएंसी हैज ए मैग्नीशियम लेवल 3.5 मिलीकोलेंट पर लीटर, नॉर्मल होता है 1.5 to 2.5। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेबोरेटरी रिजल्ट द नर्स इंटरप्रेट विच साइन एज सिग्निफिकेंट। हाइपरपनिया, ड्रोजिनेस, हाइपरटेंशन एंड फिजिकल हाइपर एक्टिविटी। तो इसमें मैग्नीशियम लेवल बढ़ता है तो इसमें ड्रोजिनेस होता है। ठीक है, मेंटल स्टेटस पे चेंजेस आते हैं। दिस क्वेश्चन एड्रेस सब कैटेगरी, नॉर्मल 1.5 to 2.5 होता है, मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा है तो हाइपर मैग्नीशियमिया। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं यदि मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा होता है तो ज़रूरी नहीं है अपने पास ऑप्शन में ड्रोजिनेस ही हो,
ड्रोजीनेस के अलावा और कौन कौन से सिम्टम होते हैं, जैसे ड्रोजीनेस के अलावा और कौन कौन से सिम्टम होते हैं इसमें, वो देखते हैं अपन। ड्रोजीनेस है, सिडेशन है, लिथार्जी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, मसल वीकनेस एंड एरिफ्लेक्सिया, ब्रेडिकार्डियन हाइपोटेंशन भी हो सकते हैं। तो ये सब अपन को याद रखना है, इसमें कोई सा ऑप्शन भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेटेड प्रोसेस, 5 इंटीग्रेटेड प्रोसेस होती है इसमें। कौन कौन सी है, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट, एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग एंड लर्निंग। ये 5 अपने इंटीग्रेटेड प्रोसेस होती हैं। ये ध्यान में रख के ही ये टेस्ट अपन को डिजाइन करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपन को अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इंटीग्रेटेड से रिलेटेड ये अपना क्वेश्चन देखिए, 1.6 में, ए क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर एंजियोप्लास्टी होनी है उसकी। दी क्लाइंट से टू द नर्स, आई एम सो अफ्रेड, मुझे बहुत डर लग रहा है, दैट इट विल हर्ट एंड विल मेक मी वर्स ऑफ देन आई एम। मतलब एंजियोप्लास्टी के लिए शेड्यूल है, लेकिन क्लाइंट पहले से घबरा रहा है, डर लग रहा है, और वो बोल रहा है कि कहीं मेरी कंडीशन जो है उससे और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, और ज़्यादा न बिगड़ जाए, या और ज़्यादा बदतर ना हो जाए। विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स इज थेराप्यूटिक, मतलब कौन सा थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स रहेगा उसके लिए अपना। तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन 1 है, कैन यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर। हाँ, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, ये मोर थेराप्यूटिक है, बाकी थेराप्यूटिक नहीं है, कि उसमें फर्दर डिस्कशन बढ़ता है और क्लाइंट की जो एंजाइटी है वो कम होती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ दी क्वेश्चन ऑन दी एग्जामिनेशन। तो इसमें 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो सारी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन दिया होता है, ऑप्शन दिया होता है, और ब्लैंक जगह दी होती है, उसको अपन को फिल करना है। जैसे इसमें मेडिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे एस्टामिनोफेन, जैसे एक क्वेश्चन है अपना जो PCM है, एसिटामिनोफेन, वो प्रिस्क्रिप्शन है 650 mg orally every 4 hour, PRN मीन्स प्रोरेनाटा फॉर पेन। जो मेडिकेशन लेवल लीड अपने पास अवेलेबल 500 mg इन 15 ml में। तो अपन को क्या करना है, डिजायर डोज बटा अवेलेबल डोज इनटू वॉल्यूम। तो डिजायर डोज अपनी 650 है और अवेलेबल 500 mg और वॉल्यूम कितनी है 15 ml। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 19.5। तो इस टाइप के फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन आ जाते हैं। इनका अपन आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन। मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन मीन्स जैसे MCQ में एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, इसमें 5-6 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना है और सारे भी करेक्ट हो सकते हैं। ये हो गया मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक है। ये मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन हो गया। देखिए जैसे दी इमरजेंसी, ये क्वेश्चन देख लीजिए 1.8 बॉक्स में। दी इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। ये क्या होता है, जो वाइंड पाइप होती है अपना, उसका इन्फेक्शन होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, सीरियस कंडीशन होती है। तो उसमें अपन को क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से अपन को इंटरवेंशन है वो अप्लाई करनी चाहिए। इसमें 6 ऑप्शन दिए होंगे। तो सबसे पहले अपन को ऑब्टेन ए थ्रोट कल्चर की ज़रूरत नहीं है। एंश्योर ए पेटेंट एयरवे को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। प्रिपेयर फॉर द चाइल्ड एंड चेस्ट एक्सरे भी करना चाहिए, ताकि पता चले कि कितना क्या है चेस्ट की कंडीशन, एयर कितनी है या नहीं है। ऑब्टेन ए पीडियाट्रिक साइज ट्रिकोस्टोमी और इंट्यूबेशन हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो ये भी ऑब्टेन लेनी चाहिए, रखनी चाहिए प्रिपेयर। प्लेस द चाइल्ड ऑन ए ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर। हाँ, सेचुरेशन भी चेक करते रहना चाहिए कितनी सेचुरेशन है। तो 4 ऑप्शन इसमें सही हो गए। ये हो गए अपने मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन। इसके बाद में दोस्तों देखिए ऑर्डर रेस्पॉन्स क्वेश्चन।
ऑर्डर रिस्पॉन्स क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया होगा और अपन को ऑर्डर में सेट करना है प्रायोरिटी के हिसाब से। देखो ये एग्जाम्पल है इसका। इसके बाद में फिगर क्वेश्चन, फिगर, उसके बाद में अपना फिगर क्वेश्चन, जैसे कोई ईसीजी वगैरह कोई या कोई और कोई चार्ट दिया होगा, उसको अपन को आइडेंटिफाई करके कौन सी एक्शन लेनी है। तो इसमें देखिए जैसे अपन ये ईसीजी देखते हैं तो इसमें लग रहा है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन में अपन को सबसे पहले सीपीआर देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। चार्ट और एग्जिबिट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्लाइंट का चार्ट है 1.10 बॉक्स में, हिस्ट्री एंड फिजिकल, इसमें रीनल कैलकुलाई है, हेड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है 1 साल पहले, ये तो क्लाइंट की हिस्ट्री है। मल्टीविटामिन ओरली ले रहा है और इस सीजन नॉर्मल है उसका। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे रहे हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में नहीं, इसमें और किस में, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और ब्रेस्ट ट्यूमर है, इन सब चीज़ में कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो ये नहीं देनी चाहिए। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ गया ग्राफिक ऑप्शन क्वेश्चन। इसमें ग्राफ दिए होंगे, जैसे ये पोजीशन वाला ग्राफ दिया होगा 1.11 में, देखिए द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन टू एडमिनिस्टर एन एनिमा। एनिमा के लिए अपन सबको पता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन यूज करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन कौन से में है, ऑप्शन 2 में, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन या सिम्स पोजीशन, ठीक है। उसके बाद में ऑडियो वीडियो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन का ऑडियो सुनना होगा अपन को, जैसे कोई साउंड सुना दिया लंग का, हार्ट का, और पूछ लिया कौन सा साउंड है। उसके बाद में है वीडियोज क्वेश्चन। वीडियोज क्वेश्चन में पेशेंट जो सिनेरियो दिया होगा अपना, लाइव सिनेरियो चलता रहेगा, पेशेंट एडमिट है, क्या कंडीशन है, उसके बाद में अपन को क्या करना चाहिए, कौन सी एक्शन लेनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो एनक्लिक्स वाली एग्ज़ाम होती है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सबसे पहले अपन को। ये NCSBN वाली वेबसाइट है, वहाँ जाके सिंपली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, NCSBN वाली पे। उसके बाद में ऑथोराइजेशन टू टेस्ट फॉर्म एंड शेड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट। यदि अपन एलिजिबल, पहले वो एलिजिबिलिटी देखते हैं, अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद में अपन को ATT फॉर्म देते हैं, ATT फॉर्म फिल करके अपन को जमा कराना था, उसके बाद में अपन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और अपन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल तो हो गए, और इसको अपॉइंटमेंट को चेंज भी करवा सकते हैं अपन, चाहे अपन वहाँ पे कॉल करके या फिर ऑनलाइन भी अपन इसको अपॉइंटमेंट को चेंज कर सकते हैं एग्ज़ाम डेट को, यदि कोई काम आ गया कुछ ऐसा। तो डे ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ का एग्ज़ाम हो या फॉरेन का एग्ज़ाम हो, अपन को अपना ID प्रूफ लेके और 30 मिनट पहले पहुँचना होता है, ID प्रूफ, फोटोग्राफ और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो लेके, ठीक है। उसके बाद में टेस्टिंग अकोमोडेशन। टेस्टिंग अकोमोडेशन वैसे तो ये देते नहीं है, यदि अपन स्पेशली कुछ चाहिए अपन को अकोमोडेशन, तो उसके लिए वहाँ अपन को जो एग्जामिनेशन एजेंसी है उससे कांटेक्ट करके अपन अकोमोडेशन ले सकते हैं, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। टेस्टिंग सेंटर, टेस्टिंग सेंटर पे भी अपन को लॉकर वगैरह छोटा मोटा मिल जाता है, कई जगह ये भी होते हैं नहीं देते हैं, तो अपन को खुद को अरेंज करना पड़ता है। उसके बाद में टेस्टिंग टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, 6 घंटे तक मैक्सिमम एग्ज़ाम हो सकती है, और पहला अपन ब्रेक ले सकते हैं 2 घंटे बाद NCLEX वाली एग्ज़ाम के लिए, और दूसरा ब्रेक लेते हैं 3.5 आवर के बाद, जैसे। लेकिन अपना नॉर्मली नॉर्सेट वाला एग्ज़ाम है 2 आवर्स में हो जाता है। 180 क्वेश्चन अपने नर्सिंग से रिलेटेड आते हैं और 20 क्वेश्चन है वो GK और रीजनिंग से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। उसके बाद में लेंथ ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें लेंथ होती है इसकी, जैसे अपन को 75 क्वेश्चन करने होते हैं मिनिमम, इसमें से 60 क्वेश्चन होते हैं वो ऑपरेशन होते हैं, स्कोर्ड होते हैं, मीन्स इनके जो मार्क्स है वो काउंट होते हैं अपने, और 15 क्वेश्चन होते हैं वो प्री टेस्ट बोलते हैं उनको, या अनस्कोर्ड क्वेश्चन होते हैं, और मैक्सिमम 265 तक भी अपन को अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पास और फेल डिसीजन। पास और फेल डिसीजन ये 3 तरीके से करता है, 3 कैटेगरी है इसकी। इसमें पहली कैटेगरी है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रूट,
कंप्यूटर स्टॉप हो जाता है और एग्ज़ाम उसको लगता है कि 95% मतलब स्टैंडर्ड से ऊपर हैं, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है अच्छे से अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसमें हो जाता है। सेकंड सिनेरियो है मैक्सिमम लेंथ एग्ज़ाम। इसके बाद में पूरी एग्ज़ाम अपन को अटेम्प्ट करनी पड़ती है और उसके बाद में कंप्यूटर कैलकुलेटर करता है कि ये पासिंग स्टैंडर्ड से ऊपर है या नीचे। थर्ड है रन आउट ऑफ टाइम। थर्ड सिनेरियो अपना रन आउट ऑफ टाइम। इसमें भी वही रहता है, पास और फेल 95% सर्टेनिटी मेक क्लियर पास और फेल डिसीजन इफ दिस इन केस द कंप्यूटर विल रिव्यू द टेस्ट टेकर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग टेस्टिंग। उसमें देखता है कि भाई जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, अपने से रिलेटेड थे, वो सही हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो फेल भी हो सकते हैं। एक कंप्लीटिंग एग्जामिनेशन, कंप्लीट एग्ज़ाम करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर को अपन को बता देना चाहिए कि अपन मेरा एग्ज़ाम भाई कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर का रिजल्ट आने में लगभग 1 महीने बाद अपन अपने पास ईमेल आता है। यदि अपन को जल्दी चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करके 2 दिन में भी अपन रिजल्ट मंगवा सकते हैं। कैंडिडेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये इसके लिए अपन को 45 से 90 दिन का 45 to 90 डेज का वेट करना पड़ता है। इंटरस्टेट एंडोर्समेंट, मतलब अपन वहाँ भी यदि यूएसए में बहुत सारे स्टेट हैं, है ना, उसमें भी अपन एक दूसरी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। सबकी प्रोसेस अलग अलग रहती है, उसमें पता करना होता है। नर्स लाइसेंसर कम्पैक्ट, इसमें भी वही है, एक दूसरे से म्यूचुअल अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में दी फॉरेन एजुकेटेड नर्स, फॉरेन एजुकेटेड नर्स को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंडियंस के लिए क्या क्या वहाँ के लिए रिक्वायरमेंट है, वो सब देख लेते हैं अपन। ये बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। सिटीजनशिप आईडी कार्ड होनी चाहिए, वर्क वीज़ा, वीज़ा स्क्रीन सर्टिफिकेट, एक अपने पास CGFNS जो एग्ज़ाम होता है यूएसए का, वो भी पास किया होना चाहिए, और पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, और अपने पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी सही होनी चाहिए, और जो अपने जहाँ से ट्रेनिंग करी है वो यूएसए से मैच होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, वो है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और वैलिडेशन ऑफ सेफ प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस, होम नर्सिंग में से मतलब वो हॉस्पिटल जहाँ अपने पहले से काम कर रहे हैं वहाँ से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वहाँ कैसे काम किया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कॉपी ऑफ नर्सिंग लाइसेंस और डिप्लोमा और ये होनी चाहिए डिग्री, प्रूफ ऑफ, और ये होनी चाहिए अपने पास। इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, मतलब जो ये आइट्स वाला एग्ज़ाम है इसमें अच्छे स्कोर होने चाहिए, एकेडमिक भी होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। एप्लीकेशन एंड फीस लगभग $200 इसमें फ़ीस लगती है, वो सब होनी चाहिए, ठीक है। ये अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें नॉर्मली अपन ने पता कर लिया कि भाई मतलब कौन कौन सी प्रोसेस होती है और कैसे कैसे अपन इसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।